लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न 1992 से लेकर के अभी 2025 तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। आप देख सकते हैं यह प्रश्न अभी रिसेंटली 71वीं बीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने ही सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग करके उदारवादियों पर आरोप लगाया था कि ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते भारतीय असंतोष और विद्रोह को रोकने के लिए कांग्रेस को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में स्थापित किया था। लाला लाजपत राय का तर्क था कि कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजों द्वारा केवल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए अधिक दृढ़ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखिए अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी, याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया, यहां मैं लिख देता हूं अनहैप्पी इंडिया, ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी ये दोनों नाम याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी, ठीक है ना। ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखित दो पुस्तकें हैं। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में ब्रिटिश नीति का यानी कि जो अंग्रेज की नीति थी उनकी व्याख्या और आलोचना किया है। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूंगा, बस आप ध्यानपूर्वक पूरा सेशन को देखिए। देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। देख सकते हैं ये भी प्रश्न 71वीं बीपीएससी में 2025 में ही अभी पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, तो देखिए ये बम फेंका गया था भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर। किस पर? लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था और यह घटना 1912 की है। ध्यान रखिएगा यह घटना 1912 में घटित हुई थी जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। और देखिए इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और देखिए भारतीय क्रांतिकारियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। बसंत कुमार ने वायसराय पर बम फेंका था और बसंत कुमार अनुशीलन समिति के सदस्यों की मतलब थे और ये जो समिति थी अनुशीलन समिति इसी की योजना थी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था कि लॉर्ड हॉर्डिंग घायल हो गया था लेकिन बच गया था। हालांकि हाथी पर सवार उसका जो महावत था वो मारा गया था। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो देखिए इसका राइट आंसर लाला हरदयाल हो जाएगा। और आपको याद होगा कि लाला हरदयाल ने 1913 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। और ये जो गदर पार्टी थी इसको पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिएगा गदर पार्टी को पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए और इसी प्रकार से मैं आपको बिहार हिस्ट्री कराऊंगा। और जो बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है, जो इससे आईएनएम से संबंधित क्वेश्चन है वो बिहार वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। साथ ही साथ बिहार ज्योग्राफी भी मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। देखिए MAO कॉलेज, MAO यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है ना, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो ये कौन है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है थियोडोर बैक। याद रखिएगा ये कौन है, इसका नाम है थियोडोर बैक। ठीक है ना, और ये 1883 से 1899 तक अपनी मृत्यु तक जो है MAO कॉलेज का ये प्रधानाचार्य रहा था। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र किसने प्रारंभ किया था। यहां पर देखिए द यंग इंडिया पूछ रहा है। ठीक है ना, अच्छा न्यू इंडिया किसकी है, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। ठीक है ना, याद रखिएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, बट प्रश्न में द यंग इंडिया पूछ रहा है जो महात्मा गांधी की है। उसके बाद देखिएगा किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। तो देखिए आपको पता होगा ये कमीशन साइमन कमीशन था जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता था। देखिए इसका गठन 1927 में हुआ था और इसका भारत आगमन 1928 में हुआ था। गठन पूछेगा तो 1927 में, आगमन भारत में हुआ था 1928 में। अच्छा, इसको उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें देना था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन साइमन था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो आपने पढ़ा होगा, ये नारा जो है किसने दिया था,
बताइए। तो आपको भलीभांति याद होगा कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है। आपने टीआरई के पेपर में भी देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए मैं एक स्पेशल में आपको टॉपिक करवाऊंगा सुभाष चंद्र बोस का। देखिए, एक प्रश्न यहां पर हो गया, एक और प्रश्न आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मिलेगा जो इसी साल 2025 में पूछा गया है। देखिए, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो बहुत ही सिंपल है, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो के नारा जो है इसको बुलंद किया था किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और देखिएगा 1943 में जो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन था उसी में इन्होंने इस नारे को बुलंद किया था और यह नारा भारत की विभाजन की मांग से जुड़ा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाया जाए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्य को मूर्ति रूप दिया था? तो यह ऑब्वियसली आपको याद होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए उसके बाद देखिएगा यहां पर कौन सा इसमें से पूछा गया सुमेलित नहीं है। एक तरफ व्यक्ति हैं और वे किससे संबंधित रहे हैं? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की का ये कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं है, जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल गजट है। ठीक है ना, आपको याद होगा बंगाल गजट किसका है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की का है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए रामास्वामी नायकर का जस्टिस पार्टी और ज्योतिराव फूले का सत्यशोधक समाज। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तीनों स्टेटमेंट आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है ना, और यहां से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। चलिए एक एक करके पढ़िए। अब देखिए मैंने बोला था ना कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। नहीं, 1938 में जो हुआ था यह हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला जो है ये त्रिपुरी में हुआ था। तो 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। जनवरी 1941 में वह घर से नजरबंदी से भाग निकले थे, बिल्कुल करेक्ट है। और यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जो है नजरबंदी से भाग निकले थे? तो आपको सन याद रखना है, 1941 में। तो यह करेक्ट हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो गया। और उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित किया था। यह डेट सहित आपको याद रखना है, 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि करेक्ट हो गया आपका दूसरा और तीसरा। तो चलिए देखते हैं कहां पर दिया गया दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। ये चार घटनाएं यहां पर आपको दिख रही हैं। उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? कालानुक्रमिक क्रम। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजा नंद कुमार को मृत्युदंड कब दिया गया था? तो 1775 में। ठीक है, अच्छा सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में। अच्छा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। अच्छा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में। तो ये क्रम बिल्कुल आसान है। अब आप लोग इसको बैठा लीजिएगा, यहां से आपका स्टार्ट होगा 3, उसके बाद देखिए 1, फिर आपका 2 और 4, 3 1 2 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर शायद ए में ही दिख रहा है। एक बार उसको मिला लीजिएगा। ठीक है ना, यहां से एक बार आप लोग, यहां पर मैंने आपको बता दिया है, आप लोग खुद से भी मैच कर लीजिएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको 71वीं बीपीएससी का पेपर करा दिया। चलिए आगे के प्रश्न अब हम लोग कर लेते हैं। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट्स कब जारी किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। मैकाले ने भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाने की वकालत किया था और उसका मानना था कि इससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रक्त और रंग से तो भारतीय होगा लेकिन नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज होगा। और देखिए ये जो सिद्धांत है इसको डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। मैकाले के मिंट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और दूसरी तरफ उनके संपादक का नाम दिया गया है। चलिए एक एक करके मिला लेते हैं। तो फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन आपको पता ही है महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका डी ए बी सी, जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा। और देखिए बीपीएससी के द्वारा 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनके भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के भी नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है सतारा
12 को 1848 में ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1856 में जब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। देखिए वाजिद अली शाह पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में ब्रिटिश राज्य में विलय किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए जयपुर को जो है ना लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? बताइए। तो देखिए भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार जो था ये आपका, इसमें से आंसर बीपीएससी ने दिया हुआ है, अफीम दिया हुआ है। ठीक है ना, अफीम दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से बिहार और बंगाल में अफीम का उत्पादन किया। ठीक है ना, और चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। तो यहां पर अफीम जो है आयोग ने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संथाल हुल विद्रोह कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी बार बार पूछता है। ठीक है, अच्छा मुंडा विद्रोह तो आपको याद ही होगा, 1899-1900 में हुआ था। ठीक है ना, यहां पर आपसे संथाल हुल विद्रोह पूछा जा रहा है जो कि 1855-56 में हुआ था। ठीक है ना, और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। क्लियर। चलिए उसके बाद देख सकते हैं यहां पर यह प्रश्न 70वीं बीपीएससी एग्जाम में ही पूछा गया है। देखिए किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको याद होगा कि यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है ना, 1793 में जो है कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त चिरस्थायी व्यवस्था प्रणाली का प्रारंभ किया था। यह आपको याद है, और इसको इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी इन सब नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भूमि के लगान का 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। ठीक है, चलिए इसको कहा जाता है क्या? अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाया था। यह भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए रॉयल सेसक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कब? तो 1877 में। ठीक है ना, 1877 ध्यान रखिएगा, 1877 में। काफी इंपॉर्टेंट है, 1877 में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर पूरा प्रश्न देख सकते हैं कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और इनमें से सभी ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। देखिए कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जो आपका बेलेस्ली था, इसी के समय में 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ठीक है ना, और यहां पर देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ये दोनों। 1800 ईस्वी में जो है यहां पर भी है सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करनी होती है, ये वाला ऑप्शन है, केवल भारतीय सिविल सेवकों को नहीं होगा। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है, वीडी सावरकर ने। ठीक है ना, वीडी सावरकर ने किया हुआ है। चलिए उसके बाद इस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। देखिए हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। देख सकते हैं ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये लिखा है द इंडियन मिरर अखबार ने। ठीक है ना, द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 के अंक में ये लिखा था। द इंडियन मिरर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहां पर मिलान करना है, नेताओं की सूची 1 और देखिए उनके क्षेत्र की सूची 2 के नाम के साथ सुमिलित करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुंवर सिंह जो है, ये आपको पता है कि कहां से हैं? जगदीशपुर से हैं। चलिए सबसे पहले आंसर यहां पर देख लीजिए, बहुत ही आसान देख सकते हैं। केवल जो है, जैसे मैंने बताया कि कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर से, तो केवल 3 में ही ये, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सी में ही केवल 3 यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप देखिए 3, 4, 2, 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, उसके बाद 4, इसके बाद 2 और 1। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, इस तरह से सहूलियत होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समाज सुधारकों की सूची 1 और उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही आंसर चुनना है। अब देखिएगा ब्रह्म समाज, तो आपको याद होगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और विधवा विवाह समाज या आपका विष्णु शास्त्री पंडित हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा ना, 17वीं बीपीएससी एग्जाम में है। उसके बाद देखिए कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 दिया गया है और उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाना है। चलिए फिर से एक एक करके मिला लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जो है आपको याद होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्ली ने किया था। यहां पर आप देख सकते हैं वी राघवाचार्य दिया गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है जस्टिस रानादे ने किया था। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 4, 2,
1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल ऑप्शन ए में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिया गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मैंने बिहार स्पेशल में भी आपको कराया हुआ है। तो ये क्या था? आर.एन. माधुरकर ने, और ये पहला अधिवेशन था बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1912 में बांकीपुर में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1922 में फिर दूसरा अधिवेशन होता है गया में। याद रखिएगा, वहीं पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, तो ये लिखा है अरविंद घोष ने, यानी कि अरविंदो घोष यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में त्रिपुरी में। ठीक है ना, तो इन्होंने जब इस्तीफा दिया तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। तो फ्रेंड्स 1920 में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? देखिए घोषणा तो 1911 में ही हो गया था, बट स्थानांतरित किया गया था 1912 में। तो यही आंसर आयोग ने भी दिया है, 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तब उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था, और फाइनली 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना था। उसके बाद देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा, ये महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये सब प्रश्न देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, और वहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है? यह प्रश्न 17वीं बीपीएससी का है, बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खेड़ा गुजरात में रैयती सरकार जो है यहाँ पर ये सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी देखिए प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा में, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में, ये आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं दिया गया, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स ये 9 देशों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, आयोग ने भी यही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? आजाद हिंद फौज से, INA से। तो इसमें से देखिएगा प्रेम सिंह सहगल थे जुड़े हुए, जनरल मोहन सिंह भी थे, शाहनवाज खान भी जुड़े थे, SA डांगे नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? अब देख सकते हैं ऑप्शन कितना क्लोज रखा गया है, यहीं पर जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको याद रखना है 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो इसमें से देख लीजिएगा, यह आपका प्रांतीय स्वायत्तता है, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन है, भारत के संघ का प्रस्ताव है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन इसमें नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ संगठन दिया गया, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्वदेशी सेवक होम। तो स्वदेशी सेवक होम का जो है कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा स्वदेशी सेवक होम का आपका वैंकूवर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वैंकूवर हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस का सियाटल हो जाएगा। ये योगांतर आश्रम का सैन फ्रांसिस्को, और INA यानी कि आजाद हिंद फौज का रंगून हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया A, B, C और D। तो यहां पर देख सकते हैं कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं D में दिया गया है, A, B, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित को सुमिलित करके सही कूट का चयन करना है। अब एक तरफ देखिए राजनीतिक संगठन दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया। देखिए खाकसार हो जाएगा इसमें से इनायतुल्लाह मशरिकी। तो यहां पर हो जाएगा खाकसार का इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी आपको याद ही होगा जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये आपका भीमराव अंबेडकर, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए ये जो भारतीय मुद्रा पर जो रॉयल कमीशन का गठन कब हुआ था? 1913 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसका कमिश्नर, इसका जो अध्यक्ष था ये सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अब 1901 भी आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी तो आपको याद ही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फुले हैं।
उसके बाद चलिए अब देखिए ये 2025 में एग्जाम लिया गया है बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, ठीक है ना। देखिए पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ध्यान रखना है। देखिए 2025 में जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी ने जो एग्जाम लिया है उसके भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न को शामिल किया हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लोकप्रिय राष्ट्रगान, अब देखिए यहाँ पर वंदे मातरम लिखा गया तो ये राष्ट्रगान नहीं होगा, राष्ट्रगीत हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिए किस ग्रंथ में था, तो ये आनंद मठ दिया गया है यहाँ ऑप्शन में। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। अब देखिए ये व्यक्तित्व दिया गया है और ये किससे संबंधित है, तो देखिए सूर्य सेन आपको याद होगा ये चिटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। जतिन दास इन्होंने भूख हड़ताल किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। बीना दास जो थी ये गवर्नर पर बहुत नजदीक से गोली चलाया था इन्होंने, और भगवती चरण बोहरा का द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 2 3 4 यहाँ क्रम से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या किया था, तो आपको याद होगा कि 1897 में रैंड की हत्या और यरस्ट की हत्या किसने किया था, तो ये आपका चापेकर बंधुओं ने किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं चापेकर बंधुओं ने 1897 में जो है प्लेग कमिश्नर था वाल्टर चार्ल्स रैंड और यरस्ट की हत्या किया था, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी। अब देखिए ये मराठी में अवंतिका बाई गोखले के द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी की जीवनी, जिसकी प्रस्तावना लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी साल ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था, नहीं ये 1946 की घटना है, तो 45 में गलत हो गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, अभी हमने पढ़ा था। यही पूछा गया कि मनाने के लिए मुस्लिमों को आह्वान किया था और एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान ये दिया था, बिल्कुल करेक्ट है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, नहीं गलत है, महात्मा गांधी जी का है। और देखिए जो आपका रॉलेट बिल है ना, रॉलेट एक्ट जो बिल था उसमें अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया गया था, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा दूसरा और चौथा, सही हो गया दूसरा और चौथा। मैं बड़ा कर देता हूं, एक बार आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा और चौथा देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा इसमें से आपका सही दिया गया है ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। गद्दर पार्टी का गठन बोस्टन में हुआ था, नहीं, गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। और गद्दर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ होता था कि अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, ये करेक्ट दिया गया। तो दूसरा और तीसरा यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही दिया गया। फिर से उसी तरह का प्रश्न है। देखिए राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था, बिल्कुल सही है, और ये पहली फिल्म थी, ठीक है, ये भी सही है दूसरा, और 1913 में ये बनी थी, ये भी करेक्ट है। तो इसमें से सभी करेक्ट हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप जो है एक पुरस्कार लौटाया था, वह पुरस्कार कौन सा है, तो ये पुरस्कार कैसर हिंद की उपाधि इन्होंने लौटाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है आपको पता होगा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में नाइटहुड लौटाया था, और राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने लौटाया था। बारदोली में देखिए नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था, ये भी 2025 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, आपको याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। 1928 जरूर याद रखिएगा। देखिए तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। तिलक स्वराज फंड की शुरुआत जो है यह किया गया था असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के समय में, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन्होंने 1939 में बनाया था, ठीक है, जब ये कांग्रेस के पद से जो अध्यक्ष थे इस्तीफा देते हैं उसके बाद इन्होंने बनाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध कामागाटू मारू घटना जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो कामागाटा मारू जो है एक जहाज है और ये घटना 1914 की है, आपको याद होगा 1914 की ये घटना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए जो आपके गुरुदत्त सिंह थे इन्होंने इसको किराए पर लिया था, और जब ये जहाज ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में पहुंचा तो इस जहाज में 376 यात्री थे और वहां पर जो है प्रवेश से इनको मना किया गया था। तो ये कनाडा से संबंधित है, यहां पर आप देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन देखिए नीचे दिया गया है। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, इल्बर्ट बिल, तो देखिए इल्बर्ट बिल जो है ना ये आपका न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव से संबंधित है, ठीक है। इल्बर्ट बिल जो है ये संबंधित है किससे, तो आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका में भेदभाव से। और इल्बर्ट बिल जो है ये किसके समय में आया था, तो फ्रेंड्स ये 1883 में जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना था, ठीक है। और यह विधेयक नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने और न्यायपालिका में समानता लाने के प्रयास के रूप में देखा गया था, जिसका कि ब्रिटिश समुदाय ने भारी विरोध भी किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1883, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता लीग, अब देखिए ये हिंदी में दिया गया है, ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने किया था,
तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अंग्रेजी में बोला जाता है, इसका स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। सॉरी, यहां पर दिया ऑप्शन डी में रास बिहारी बोस। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में भी याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो ये बेशक हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय कौन? तो नारायण प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, यहां पर कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद 1986 में होता नहीं, अभी मैंने बताया था 1983 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था। यह आपका सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 आपका सही है। यहां पर देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कथन 1 जो है असत्य है, कथन 2 जो है सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1880 में, यह सब प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि लॉर्ड लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची कमीशन का गठन किया था, स्ट्रेची आयोग का। यह किस संदर्भ में था? आपको याद रखना है, सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1880 में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। और यह अकाल आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अकाल। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा गया है, बताएंगे बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 में हुई थी फ्रेंड्स। ये नया प्रश्न आपको मिला होगा। और देखिए 1868 में सैयद इमदाद अली ने मुजफ्फरपुर में किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के जो भारतीय विद्रोह का नेता, ये बार बार पूछा जाता है, वीर कुंवर सिंह थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्टपेटर यानी कि सेंधा नून के, जो सेंधा नून हम लोग बोलते हैं, के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये अपना बिहार था। ठीक है ना, बिहार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये बीपीएससी डीएसओ में इसी बार पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहां लागू किया गया था? बताइए, 1793 में लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। इसकी योजना जॉन सोर ने बनाया था और यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से देखिए किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है ना कि 17वीं बीपीएससी, फिर उसका 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम 2025 में जो बीपीएससी ने पेपर लिया है उसका प्रश्न मैंने एक जगह कर दिया है। उसके बाद एज इट इज जो है पूरा आपने देखा होगा कि नया वाला जो घटना चक्र बुक आया हुआ उसमें भी पुराना वाला जो अब तक जो प्रश्न आपके 38वीं बीपीएससी से लेकर के आपके 69वीं बीपीएससी तक में पूछेगा वो दिया ही गया है। तो पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर 38वीं से 69वीं तक के सारे प्रश्न आपको मैं करवा दूंगा इसी सेशन में। ठीक है, ये हिंदू पैट्रियट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 के मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो 1922 में किसान सभा के लिए ये श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर का नाम आप ध्यान रखिएगा। 1922 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और 1929 में तो आपको याद ही होगा कि आपको बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1928 में आयोजित, ये भी प्रश्न अच्छा है कि आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा 1928 में बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ये बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था मोतिहारी में। मोतिहारी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोफेसर ज्ञान साहा को इसका जो है सचिव बनाया गया था, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा, यहां से 2-3 प्रश्न जो है बीपीएससी पूछता है और प्रीवियस एग्जाम में भी यहां से प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में शुरू हुआ था। राइट आंसर यहां पर 1945 हो जाएगा। और इस मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के अधिकारियों पर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और इस मुकदमे को लाल किला ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। इस मुकदमे में शामिल जो प्रमुख लोग थे उनका भी नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले मुकदमे में शामिल थे या फिर नहीं थे। ठीक है ना, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ठीक है ना, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, मेजर जनरल शाहनवाज खान। आपको याद रखना है प्रेम कुमार सहगल का नाम, यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रेम कुमार सहगल। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा अगला नाम याद रखिएगा गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। गुरुबख्श सिंह भी आप याद रख सकते हैं, केवल इतना से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, और शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिएगा, शाहनवाज खान का नाम भी। ठीक है ना, शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, इनके तरफ से जो है ध्यान रखिएगा बचाव पक्ष की वकालत किसने किया था? तो उस समय कांग्रेस के भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली ने जो है बचाव पक्ष की ओर से वकालत किया था। यह भी नाम बीपीएससी पूछा है, याद रखिएगा भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली। ठीक है ना, ये आपके बचाव पक्ष की ओर से इन्होंने वकालत किया था, तो ये भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन?
देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन है। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, सन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड इरविन था, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दूसरे और तीसरे के समय जो था ये लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था, लॉर्ड विलिंगटन था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए। अच्छा तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड जिसने सांप्रदायिक पंचायत का कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया था, ठीक है। चलिए गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है ये भी पूछा जाता है कि किस पर आधारित है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखित जो आनंद मठ उपन्यास है इसकी पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये कब पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने 2 बार अध्यक्षता किया था, ठीक है। एक तो आपका 1938 का हरिपुरा में और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में। तो यहां पर 1938 भी होगा और 1939 भी होगा, एक साथ ही यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और त्रिपुरी संकट आपको याद होगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। अगला प्रश्न कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन में एओ ह्यूम नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था बंबई में, जिसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दूसरा भी आजकल पूछा जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1784 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स। यहाँ ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। यानी कि सिंपल सी अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, ठीक है। तो देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन को जो है रद्द कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में इसको वापस लिया गया था, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कालकाल में। तो लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की। अब बताइएगा कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है ना, तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा तो आपको पता ही है, उपरिक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरिक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब हुई थी। ध्यान दीजिए साइमन कमीशन की गठन की घोषणा जो है यह हुआ था आपका कब, तो याद रखिएगा यह आपका 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ऑप्शन में आपको 8 नवंबर तो दिख रहा है बट 1927 नहीं दिख रहा है, 8 नवंबर 1927 को। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार शासन व्यवस्था की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदमों को सुझाव देने के लिए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन, अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए उस समय कौन था, तो स्टैनली बाल्डविन, यहां मैं लिख देता हूं स्टैनली बाल्डविन, याद रखिएगा ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्टैनली बाल्डविन के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय साइमन कमीशन, तो 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना किया गया था, यानी कि साइमन कमीशन की, ठीक है ना। इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अच्छा साइमन कमीशन भारत कब आया था, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत आया था कब, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अच्छा साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, तो 1930 में किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। 1930 में 2 भाग में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो इतने सारे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है ना। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, 8 नवंबर 1927 ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए
देखिए बिहार में जो बहावी थे उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार में ये पटना था। ठीक है, बहावी आंदोलन, हम जब आपको जो जितने भी आंदोलन हुए थे उनको अलग से कराएंगे, उसमें पूरे डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, याद रखिएगा 22 मार्च के दिन। ठीक है, 22 मार्च के दिन, और इसी दिन जो है जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, जल दिवस भी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। देखिए 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात आई हुई है, इसका गठन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1929 में इसका गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बट इसको लोकप्रिय बनाया था कुछ वामपंथी नेता थे, जैसे कि कार्यानंद शर्मा, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, राहुल संकृत्यायन। ये चार नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो नाम यहां पर कार्यानंद शर्मा मिल गया, दूसरा याद रखिएगा यदुनंदन शर्मा, चौथा तीसरा राहुल संकृत्यायन। ठीक है ना, तो मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं, उनको आप याद रखिएगा। पंचानन शर्मा, ठीक है, अगला नाम ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? हानि रहित केंद्रीय, दिल्ली की जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तारीख और सन, तो तारीख था 8 अप्रैल 1929 का, 8 अप्रैल 1929, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है ना, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, तो यहां पर देखिए बटुकेश्वर दत्त दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर देख लीजिएगा, देखिए साल 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद में हस्तक्षेप जो किया था, ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। देखिए हुआ था क्या, 1918 में मार्च में अहमदाबाद के कपास के जो मिल मालिक थे और जो मजदूर थे उनके बीच प्लेग को बोनस जो था, प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था। ठीक है ना, और मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, बट मजदूर 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। ठीक है, हुआ था क्या, दरअसल उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय मुद्रास्फीति के कारण खाद्यान्न, कपड़ा और अन्य जो जरूरी सामानें थी उनकी कीमत दोगुनी हो गई थी। ठीक है, मिल मालिक केवल 20% जो है वेतन वृद्धि देने के तैयार थे। बट हुआ था क्या कि मजदूरों ने जो है न्याय की लड़ाई में मदद मांगी थी अनुसुईया साराभाई। ये नाम जरा आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये नाम जरा आप याद रखिएगा, इनका नाम है अनुसुईया। ठीक है ना, यहां मैं लिखता हूं अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई। ठीक है ना, ये जो थी ये अंबालाल साराभाई की बहन थी, अंबालाल साराभाई की ये बहन थी। और अंबालाल साराभाई कौन थे? तो अंबालाल साराभाई जो थे ये मिल मालिक थे, अहमदाबाद मिल मालिक संघ के ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और इन्हीं की बहन थी अनुसुईया साराभाई, जिनसे मजदूरों ने मदद मांगी। और अनुसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी जी से मदद मांगी, और गांधी जी ने मजदूरों के हितों में वकालत किया, और गांधी जी ने मजदूरों को कहा था कि आप 35% वेतन वृद्धि की मांग करें, और ये फाइनली एक्सेप्ट भी 35% कर लिया गया। ठीक है ना, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी, और जो मैंने आपको अनुसुईया साराभाई का नाम बताया था याद रखिएगा। ठीक है, और उस समय अहमदाबाद के जो मिल मालिक संघ के अध्यक्ष थे उनका भी नाम मैंने आपको बताया था अंबालाल साराभाई, उन्हीं की बहन थी अनुसुईया साराभाई। चलिए देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है ना, तो राजनीतिक गुरु आपको पता है ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना, तो आपको भी पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था यह आपका 1934 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1934 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे नेक्स्ट। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। तो यहां पर देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ था। ठीक है ना, और 1505 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो फ्रेंड्स देखिए, ये उपयोग करते थे कौन? तो ये पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है, यह हॉकिंस को किया था। हॉकिंस जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था, और वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का
पत्र लेकर के 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। ठीक है ना। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब, याद रखिएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर हॉकिंस राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सूरत में। ठीक है ना, सूरत में, ध्यान रखिएगा यहां पर सूरत इसका आंसर हो जाएगा, सूरत में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? बताइए स्वाली के स्थान पर हराया था, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। ठीक है ना, थॉमस बेस्ट, याद रखिएगा थॉमस बेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो भारत आया था। तो फ्रेंड्स ये भी आया था जहांगीर के समय में। ठीक है ना, और अभी हमने हॉकिंस के बारे में भी पढ़ा है, तो हॉकिंस भी जहांगीर के समय में आया था और सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय में ही आया था। ठीक है, सर थॉमस रो ये आपके ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में ये सूरत पहुंचा था और 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 67वीं बीपीएससी का प्रश्न था। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 1632 में। ठीक है ना, ये 65 बीपीएससी का प्रश्न है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा 1632 में। ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? तो ये जगह का भी नाम इंपॉर्टेंट है, पटना, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये 69वीं बीपीएससी में, पिछली बार ही ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 1632 यहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? देखिए मुगलों का अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशों के साथ पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो यहां पर औरंगजेब यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है ना, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ये 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था, इसी का एकमात्र विस्तार था यह। ठीक है ना, और देखिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और आपको पता है कि एक्स ला सापेल की संधि के तहत जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि वांडीवास का युद्ध हुआ था कब? तो 1760 में हुआ था। अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है ना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर आयरकुट कर रहा था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली कर रहा था। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई। अच्छा, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो फ्रेंड्स ये 1764 में हुआ था। याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये जो संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की, इनकी हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये इलाहाबाद की संधि थी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है ना, 1765 आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष खालिस्तान दिया गया में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784 ईस्वी में हुई थी और इस संधि के बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका समापन हो गया था।
ठीक है ना। अच्छा, टीपू सुल्तान जो था ये किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। टीपू सुल्तान जो था इसको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होता था बिहार से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बिहार से जो है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अभी हमने इसको डिस्कस करा है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को, ठीक है ना, मोहम्मद रजा खान को, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद रजा खान को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मोहम्मद रजा खान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया गया था, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद है, बंगाल का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है। ये कहावत है, ठीक है ना, फारसी भाषा में है कि सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली तपालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से मात्र पालम गांव तक रह गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। हालांकि उस समय क्या हुआ था कि जो बिहार लोकसभा आयोग जो है ना, इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, मतलब डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स यह शाह शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है ना, शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था, याद रखिएगा, ठीक है। शाह शुजा, इसने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए शाह शुजा ने रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर, जिसको कि कोहिनूर हीरा कहा जाता था, उसको भेंट दिया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो गया था, ठीक है ना। और इसी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको याद होगा टीपू सुल्तान किस में मारा गया था, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। देखिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। बताइए, ठगों का उन्मूलन जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 64वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, ठीक है ना, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन, ठीक है ना, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किए थे। विलियम बेंटिक ने, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और नीचे कूट में से आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके सब लोग पढ़ेंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो बिल्कुल सही दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ये तो आपका सही हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसने किया था, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है ना। तो दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक के काल में ही। भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था और इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। तो ये आपका यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, ठीक है।
ये गलत दिया गया है। और ठगों से संबंधित गिरोह का दमन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में, अभी मैंने आपको बताया था। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान 1850 ईस्वी में हटाया गया था, ठीक है ना, 1850 में। तो ये आपकी विलियम बेंटिक के बाद की बात है, तो ये नहीं होगा। पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। बताइए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, चार्ल्स नेपियर ने। 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था, चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था। तो फ्रेंड्स ये बांटो और राज करो की नीति के कारण, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो द्विशासन जो था इसका शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी, और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था, और कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दिया था कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय को बर्खास्त कर दिया था, पदच्युत कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर लियोनिल कार्टिस को। इनको जो है आपको द्वैध शासन का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो भली भांति आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1853 में बंबई से लेकर के थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में यह बिछाई गई थी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध जो है इसका उद्देश्य क्या था। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। देखिए मुंगेर के बरहिया ताल जो विरोध था उसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, और यह आंदोलन 1936 से 38 तक, 1936 से 1938 तक कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। नाम इंपॉर्टेंट है, कार्यानंद शर्मा, ठीक है ना। तो यहां पर आप ऑप्शन ए राइट आंसर कर लेंगे, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। देखिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑब्वियसली आपको भी याद होगा, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो देखिए जो एनफील्ड राइफल था ना, ये आपको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपको याद होगा कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल को प्रयोग का निश्चय किया था, और इन राइफलों में दमदम, अंबाला और जो आपका सियालकोट था वहां पर जो है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। फिर जनवरी 1857 में, एक महीने के बाद, बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए निश्चित रूप से एक प्रयत्न है, साजिश है, ठीक है। और यही कारतूस 1857 के विद्रोह की तात्कालिक कारण बनी थी। चलिए उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। यह प्रश्न घुमा फिरा करके कई बार पूछा गया है, ठीक है, आप देखिएगा। तो वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था वीर कुंवर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो देखिए फिर से वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। देखिए कितना बार पूछा गया। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के थे, जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये जगदीशपुर थे। देखिए ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, बताइए किस जगह ये शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स ये आरा में, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग इसमें से किसने लिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहां पर देखिएगा आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, और दिल्ली से बेगम जीनत महल, ये आपके बहादुर शाह जो जफर थे उनकी पत्नी थी, उनकी बेगम थी, ठीक है ना, इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी विकल्पों में से सबसे उचित आंसर तो आपको ऑप्शन ही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है।
चलिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के, अच्छा, पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था 1857 का विद्रोह। तो कहीं कि ऑप्शन में पीर अली खां अगर दे देगा ना, तो आप पटना दे करके तो पीर अली खां लगा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह ऑलरेडी दे रखा है, देखिए कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये केंद्र था कहां पर? तो फ्रेंड्स ये जगदीशपुर था। ठीक है, चलिए जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो अभी हमने करा है इसको, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो प्रांत ये बिहार था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए कुंवर सिंह। कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है देख सकते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है वीर कुंवर सिंह। देखिए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे ये मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला थे, जिन्होंने जो है फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए मौलवी अहमदुल्ला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? देखिए नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है ना, इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों तक पूरे भारत पर कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर देखिए तात्या टोपे का। ठीक है ना, तात्या टोपे का याद रखिएगा, नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से ये लोग थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि झांसी की रानी की मृत्यु कहां पर हुई थी? झांसी की रानी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। तो यहां पर ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे तो आपका साहूकार और जमींदार, ये लोग जो थे भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार। ठीक है ना, खेती और मजदूर कृषक इन्होंने भाग लिया था। तो 2 और 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है? देखिए ए बी सी डी 4 कथन दिए गए। ये 56वीं 59वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है? चलिए पहले ए ऑप्शन पढ़िए, बी ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ऑप्शन सी पढ़िए और ऑप्शन डी पढ़िए। बताइए, बताना इसमें से कि कौन सा इसमें से जो है आपका सही है। तो देखिए इसमें से सही जो है ऑप्शन ए है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद किया था। यह आपका सही है। ठीक है ना, यानी कि धन और जन दोनों से सहायता किया था। चलिए तो ये जगह आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ठीक है ना, मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। डेट भी याद रखिएगा, 10 मई 1857 को। चलिए तो यहां पर मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने आपको बताया है कि कहां से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से हुई थी ना। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, 66वीं में भी पूछा गया है और यहाँ पर देखिए सीडीपीओ में 2005 में पूछा गया था। देखिए 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? कौन सा जो है अप्रभावित रहा था, बताइए कौन सा भाग रहा था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसमें जो अप्रभावित रहा था ये भाग जो है आपका मुंगेर था। ठीक है ना, मुंगेर जो था ये अप्रभावित रहा। दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये प्रभावित रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 5। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विंसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये आपकी बेगम हजरत महल थी। तो बेगम ऑफ औध यहाँ पर दिया गया है, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो यह असफल दरअसल रहा था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? और यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको चुनना है। यहाँ पर आंसर दिया गया 69वीं बीपीएससी का लास्ट ईयर में यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा?
यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कह 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ने उनका साथ देने में कतरा गए थे। और बताइए कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों सही हैं, क और का, और का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन बी में पढ़ी, ठीक है ना। और इसका आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों जो सही हैं और का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल बिल्कुल है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना। 1 नवंबर 1858 को ध्यान रखिएगा। चलिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी शासन को समाप्त करके भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसको कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है। 1 नवंबर 1857, 1 मिनट रुक जाइए, 1 नवंबर 1858 को होगा, ठीक है ना, 1 नवंबर 1858 को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था 1857 के बाद। तो फ्रेंड्स ये चयन किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार, यहाँ पर देखिए जॉन लॉरेंस दिया गया है और एक सीले हैं, ठीक है ना, सीले, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और नहीं इसे सर्वसाधारण का समर्थन भी प्राप्त था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये तो आपको याद ही होगा, वीडी सावरकर जी के द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए 2 बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो फिर से देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हो रहा है टीचर वाला, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स ये था आपका पील कमीशन, ठीक है ना, पील आयोग था। और बंगाल में देखिए यूरोप सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया था, जबकि मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया था। याद रखिएगा यह आपका पील कमीशन था, ठीक है। चलिए पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण है जिसमें इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, रचना किसके? नील दर्पण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र की रचना है, ठीक है ना, याद रखिए किनकी रचना है? दीनबंधु मित्र की रचना है। चलिए दीनबंधु मित्र की रचना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह के बारे में था, मतलब किसके बारे में था नील विद्रोह? सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, बताइए नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह का नेता था? नील विद्रोह का नेता कौन था इसमें से? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा दिगंबर विश्वास और आपके विष्णुचरण विश्वास, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? देखिए नील दर्पण के लेखक फिर से पूछा गया है, तो ये दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दीनबंधु मित्र। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? देख सकते हैं ये सब बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, सन्यासी विद्रोह का, ठीक है ना। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम गीत, ठीक है ना, वंदे मातरम ये आपका लिया गया है आनंद मठ से, याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न करेंगे कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है? कौन सी ये आपकी भू राजस्व की प्रथा है? तो फ्रेंड्स ये आपका रैयतवाड़ी प्रथा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो देखिए पागल पंथ की स्थापना जो है ये करमशाह ने किया था, ठीक है ना। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिससे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र था और उनका उत्तराधिकारी था टीपू, ठीक है ना, टीपू, ठीक है। टीपू जो था ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से ये प्रेरित था इसके, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले करमशाह राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फराजी कौन थे? फराजी जो थे ये कौन थे बताइए, फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है ना। ये बंगाल की फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे।